नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। और इसी क्लास में हम सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलेंगे। और इस क्लास में लिए गए जो प्रश्न हैं वो आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से लिए गए हैं, जिससे आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया। तो देखिए साइमन कमीशन जो है इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साइमन कमीशन के बारे में। अब देखिए साइमन कमीशन के बारे में गठन कब हुआ, कब आया भारत में कहाँ पे आया, इसका अन्य नाम क्या है, इसके विरोध में भारतीयों ने कौन से नारे लगाए, नारे के दौरान जो विरोध चल रहा था तो यहाँ पे किस भारतीय की मृत्यु हो गई थी, मतलब धरना प्रदर्शन के दौरान, और ये किसके शासन में भारत आया था। तो ये सभी बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था, तो ये भी बात, ये नया प्रश्न है, 2 बार भारत आया था। कितनी बार भारत आया था, 2 बार। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो देखिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये भी प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत कब आया था, तो वो 1928 में आया था। भारत में किस जगह पे आया था ये भी पूछा जाता है, तो मुंबई में आया था। कहाँ पे, मुंबई में साइमन कमीशन आया था। ठीक, उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के सदस्य कितने थे। तो ये अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। ये पूछा जाता है साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था, तो यहाँ के भारतीयों ने इसके कुछ अन्य नाम दिए जब यहाँ पे आया। तो इसका अन्य नाम था व्हाइट मैन कमीशन। क्या था, व्हाइट मैन कमीशन। क्यों व्हाइट मैन कमीशन था, क्योंकि इसके जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, और इसी वजह से इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। ठीक ना, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अन्य नाम व्हाइट मैन कमीशन। और इसके विरोध में एक नारा लगा। इसके विरोध में पूछा जाता है कौन से नारे लगाए गए, तो इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। कौन से नारे, साइमन गो बैक के नारे यहाँ पे इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा लगाया गया। ठीक, बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे साथ में। अब अगर आपसे पूछे ये किसके शासन काल में आया था, जो साइमन कमीशन है ये भारत आया तो आया, लेकिन ये किसके शासन काल में आया था, अगर ये बात अगर आपसे पूछे तो ये भी बताएंगे आप लोग कि ये इरविन के समय में आया था। किसके समय में, इरविन के समय में भारत आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके साइमन कमीशन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था, तो ये आया था भारत 2 बार। कितनी बार, 2 बार। कितने सदस्य थे, इसमें 7 थे। और कब इसका गठन हुआ, तो 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। कहाँ पे आया, मुंबई में आया। साइमन कमीशन सदस्य कितने थे, 7। अन्य नाम क्या था, व्हाइट मैन कमीशन था। और इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और बात करें किसके शासन काल में आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासन काल में ये भारत आया था। तो इतनी बातें जो है आपके साइमन कमीशन से पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न है वर्ल्ड जियोग्राफी से। कहां से है, वर्ल्ड जियोग्राफी। जब आप लोग सौरमंडल पढ़ेंगे तो ये प्रश्न पढ़ाया जाएगा। तो देखिए क्या है कि ग्रहों का नियम किसने दिया था, तो जो ग्रहों का नियम है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रहों का नियम किसने दिया था। तो देखिए ग्रहों का जो नियम है केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने। अब सौरमंडल के हमारे ढेर सारे ग्रह हैं उसके बारे में पूछा जाता है कुछ प्रश्न। उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। 4-5 पॉइंट को जरूर देख लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे सौरमंडल में बौना ग्रह किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल में बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है। प्लूटो का अन्य नाम क्या है, इसे यम ग्रह भी बोला जाता था, यम ग्रह। अब इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो हमारा कोई भी ग्रह नहीं है। और वर्तमान में हमारे पास कितने सौरमंडल में ग्रह हैं, केवल 8 ग्रह हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बता दीजिए कौन सा है, तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अब सर्वाधिक तापांतर बुध ग्रह पे। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा
उपग्रह बता दीजिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है आपके डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और डीमोस किस मंगल का जो किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मंगल ग्रह का ये उपग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बता दीजिए कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बता दीजिए कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। क्या है उसका नाम है, गैनीमीड। और गैनीमीड के बारे में एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे कि गैनीमीड तो सबसे बड़ा उपग्रह हो गया आपका गैनीमीड। अगर आपसे पूछे कि ये किस ग्रह का है, तो किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से सौरमंडल से आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो भी बिंदु लिखा गया वो सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों के गति के नियम दिया था केपलर ने। अगर आपसे पूछे बौना ग्रह किसे कहा जाता है, तो प्लूटो को कहा जाता है बौना ग्रह। किसे कहा जाता है, प्लूटो को, जिसे एम ग्रह भी कहा जाता है। इसे ग्रह की श्रेणी से सन 2006 में बाहर निकाल दिया गया। अब ये हमारा कोई ग्रह नहीं है। वर्तमान में ग्रह कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास कुल सौरमंडल में ग्रह हैं 8, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध ग्रह है। अब सबसे छोटा उपग्रह की बात करें सौरमंडल का, तो डीमोस है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। कितने उपग्रह हैं, 2, मात्र 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। अपने पृथ्वी के पास मात्र 1 उपग्रह है जो है चंद्रमा। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, अगला प्रश्न है जो हमारे पास है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो ये भी आ चुका हमारे पास, वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। अब इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक देश है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, वो ब्राजील है। कौन सा है, ब्राजील। अब यहाँ पे विश्व जियोग्राफी से ब्राजील से संबंधित और कॉफी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ब्राजील तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, तो ये तो आप लोग जान चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे ब्राजील को या कॉफी उत्पादन की वजह से इसको क्या कहा जाता है, कहवा पात्र कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र इसे बोला जाता है। पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन होता है, कहवा का बर्तन होता है। अब यहाँ पे जो ब्राजील में जो कहवा के बंदरगाह है उसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ब्राजील में जो कहवा का बागान है उसे क्या कहा जाता है, बागान जहाँ खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फेजेंडा। ठीक ना, फेजेंडा कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो विश्व का कहवा बंदरगाह किसे कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का कहवा बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का कहवा बंदरगाह का मतलब पत्तन या फिर पोर्ट, जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें आके खड़ी होती हैं, माल ढुआई और माल को उतारा जाता है। ठीक ना, माल को उतारा जाता है, माल को उस पर लादा जाता है। तो विश्व का जो कहवा बंदरगाह उस सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस भी ब्राजील में ही है। ठीक ना, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है, यहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पे। अगर आपसे पूछे यहाँ पे विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है, विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है, तो विश्व की जो कहवा मंडी कहा जाता है वो कहा जाता है आपके साओ पाओ बंदरगाह जो है, साओ पाओ को कहा जाता है। अब साओ पाओ क्या है, तो आप लोग जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें जब आप दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे कि साओ पाओ दक्षिण अमेरिका का एक जगह है, मतलब उसको कहा जाता है विश्व की कहवा मंडी। ठीक ना, विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो अब इसका रिवीजन करेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। और यहाँ पे जो कहवा के ब्राजील को कहवा का उत्पादन करने की वजह से इसे कहवा पात्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में जो कहवा के बागान हैं उसे क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, ठीक ना। और विश्व की कहवा बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सेंटोस कहा जाता है, ठीक। और विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है? साओ पाओ को कहा जाता है विश्व की कहवा मंडी। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे इसको सांपों का देश भी कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। और इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगला प्रश्न कि कौन बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर स्थित नहीं है? तो ये जो नहीं करके प्रश्न पूछता है एग्जाम में, वो आपसे पूरा डिटेल मांगता है, आपसे बढ़िया वाला डिटेल मांगता है। देखिए कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्व तट पे स्थित नहीं है? तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय बंदरगाह है, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, इसको कहते हैं पूर्व तट, इसको कहते हैं पश्चिमी तट। यहाँ पे कुछ बंदरगाह स्थित है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको इसमें छांटना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, लेकिन अब प्रश्न से संबंधित हम लोग बंदरगाहों के बारे में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल बंदरगाह से पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे आधुनिकतम मतलब कि आधुनिक जो संसाधन है उससे लैस रहेगा आधुनिकतम बंदरगाह मतलब पोर्ट या फिर पत्तन, जिस यहाँ पे जहाजें सामान उतारती हैं, सामान को लाद कर ले जाती है, वो है आपके नहावा सोवा। कौन सा है? नहावा सोवा। और नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ पे है? अगर आपसे पूछे कि नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये आपके मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा सॉरी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। अगर आपसे पूछे कि भारत का, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना जो बंदरगाह है वो है आपके चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है सबसे पुराना बंदरगाह? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जो आपके, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तूतीकोरिन बंदरगाह कौन सा है, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है अगर आपसे पूछ ले तो ये जो आपके है वो है आपके तमिलनाडु में, ठीक। तो इस तरह से आप लोग कुछ बंदरगाहों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आने वाले प्रश्नों में हम लोग बंदरगाह पे चर्चा और भी करेंगे। तो भारत के बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने बताया। अगर आधुनिकतम बंदरगाह पूछे तो नहावा सोवा बंदरगाह। कौन सा? नहावा सोवा, जो कि कहाँ पे? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई वाला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग जाइए बंदरगाह पे और जहाजों में बैठकर दुनिया का सैर करिए, बहुत ही मजा आएगा। अगला प्रश्न है कि, और ये जो प्रश्न था ये इंडियन ज्योग्राफी से था, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? अब आप लोग प्रश्न को देख करके समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न में हम लोग मरुस्थल का ऐसी का तैसी करने वाले हैं। तो अब जो विश्व के मरुस्थल होंगे खासकर उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए तकला मकान जो मरुस्थल है ये किस देश में है, ये तो पूछ रहा है। तो ये है हमारे मतलब पड़ोसी देश चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। अब कुछ विश्व के मरुस्थलों के बारे में सबसे पहले तो हमारा नजर जाएगा जो विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक ना, सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछे कि विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया जिसे बोला जाता है, ग्रेट
विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पे है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अब अगर आपसे पूछे और किस मरुस्थल के बारे में, हाँ आप लोग कालाहारी मरुस्थल के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। और पेटागोनिया मरुस्थल के बारे में आप लोग बता दीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पेटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ पे है? पेटागोनिया जो मरुस्थल है भैया याद रखिएगा, ये है आपके अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो इस मरुस्थलों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट मरुस्थल हमने यहाँ पे लिखा है। तो आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए तकला-मकान मरुस्थल किस देश में है? चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। उसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के अंतर्गत आता है ग्रैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और इसी तरह से है। और अगला पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका में है। और बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बातें मरुस्थलों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि सी लैंग्वेज किसने विकसित किया था? तो ये जो प्रश्न हमने पढ़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। अभी जीएस के जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न यहाँ पे आएंगे। सी लैंग्वेज किसने विकसित किया था? तो सी लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो बातचीत करने के लिए हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारा भाषा है, और कंप्यूटर जिस बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वो कंप्यूटर की भाषा है। अब कंप्यूटर बातचीत किससे करेगा? तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों से बात करेगा, और ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ये इन लैंग्वेज को समझते हैं। और कंप्यूटर के लैंग्वेज ढेर सारे होते हैं, और ये जो प्रश्न है ये लिया गया है कंप्यूटर से। तो इसी तरह से जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज किसने विकसित किया था? ये डेनिस रिची ने विकसित किया था। किसने? डेनिस रिची ने विकसित किया था। अब हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर की जो भाषा है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा इसमें से कौन सी है। तो देखिए भाषा के बारे में, देखिए सी लैंग्वेज हो गया, ये C++ भी है कंप्यूटर की भाषा है। जावा कंप्यूटर की भाषा है, और जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जावा स्क्रिप्ट ये भी कंप्यूटर की एक भाषा है। उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट हो गया। पाइथन याद रखेंगे, ये सांप नहीं कंप्यूटर की भाषा है। सांप नहीं कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक ये भी कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक कंप्यूटर की भाषा है। और क्या बताएं? बेसिक हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर की भाषा पास्कल, हाँ पास्कल के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इन सभी लैंग्वेज को उन लोग को पढ़ाया जाता है, तब वो डिजाइन वगैरह ग्राफिक वगैरह करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के अगर प्रोसेसर की बात करें, कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात करें अगर, यहाँ पे ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के प्रोसेसर मतलब जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो ताकत होती है, क्षमता, वो प्रोसेसर कहलाती है। अब देखिए कंप्यूटर के दो प्रोसेसर मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन है? इंटेल है और AMD और इंटेल ये प्रोसेसर होते हैं। इंटेल में कुछ वर्जन आते हैं जिसमें i7 रहता है, इसे करके i7 लिखा रहता है, i3 लिखा रहता है, i3 और i5 ये कंप्यूटर के क्या है? i5 ये कंप्यूटर के जो है प्रोसेसर है i3। जैसे हम जिस कंप्यूटर से आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसका प्रोसेसर i3 है। इसी तरह से इससे ऊंचा वाला जो होता है हाई प्रोसेसर का वो i5 होता है। उससे ऊंचा जो होता है i7 होता है। थोड़ा पैसे मेरे पास होते हैं तो मैं भी मंगाता i7, बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया काम करता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत फास्ट होता है। तो
ये सभी बातें हैं। तो देखिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज किसने विकसित किया था। तो डीएनएस रिची ने विकसित किया था कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा जिसे लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, बेसिक हो गया, पाइथन हो गया, पास्कल हो गया। ये कंप्यूटर की कुछ भाषाएं हैं। और कंप्यूटर के प्रोसेसर हमने बताया, दो प्रोसेसर आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे, और इंटेल और AMD, ये दोनों कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है हमारा पॉलिटी का। पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और कह रहा है कि किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो इसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको मौलिक अधिकारों पे वरीयता दी गई थी, मौलिक अधिकारों पे वरीयता दी गई। आइए नीति निर्देशक तत्व के बारे में खींचते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व आ गया है ना, अब इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है, एग्जाम में मान लीजिए ना पूछे, आपका छोटा भाई पूछ ले आपके घर में कि भैया बताइए नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है, तो भैया आप बता देंगे कि ये आयरलैंड से लिया गया है, कि नागालैंड से, नहीं आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है, भाग, तो इसे भाग 4 में रखा गया है। अगर आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है, तो इसका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व काम क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य अगर पूछ ले आपका छोटा भाई कि भैया इसका उद्देश्य बता दीजिए, तो इसका जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, इसका जो है उद्देश्य है। ठीक। लेकिन आप अगर नीति निर्देशक तत्व तो ये राज्य के इच्छा पे होता है, राज्य चाहेगा लागू करेगा, मतलब कोई योजना देगा आपको, या फिर चाहेगा उसको बंद कर देगा। उसके लिए आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या करें कि मान लीजिए पड़ोसी का जो राज्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, या फिर जो भी आपका पड़ोसी राज्य हो, वहां पे आप चले गए, उसके बाद वो 2-2 हजार रुपये अपने नागरिकों को हर महीने बांट रहा है। आप देखें कहें कि हमारे राज्य वाला तो नहीं बांट रहा है, अब आप क्या करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए और कह दिए कि हमको भी 2000 रुपये चाहिए, हमारा राज्य नहीं दे रहा है, पड़ोसी का राज्य दे रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा, वहां पे पुलिस वाले आएंगे, आपको चारों कोने पकड़ेंगे और ले आकर के बाहर बैठा देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का सरकार का कोई ऐसा काम है कि जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए आप वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 का यूज करके जाएंगे, और हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 का यूज करके जाएंगे। ठीक ना। तो ये था हमारा पॉलिटी का प्रश्न है, और ये बेहतरीन प्रश्न था। जो आपके जितने भी पॉइंट बताए गए, जैसे संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पे वरीयता दी गई, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, अब लोग को 42वां और 42वां 46वां संविधान संशोधन, जैसे भी 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत मुख्य रूप से आप लोग को जरूर याद रखना है। और लिया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कुछ मतलब 100 संविधान संशोधन कम से कम, नहीं 100 नहीं, कम से कम आप लोग 30-40 संविधान संशोधन याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जो मुख्य संविधान संशोधन है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो ये सभी चीज़ें लगातार, मतलब ऐसे धारा प्रवाह चलता रहता है क्लास में, तो आपको याद भी होता रहेगा। आप लगातार क्लास देखना है बस। लिया कहाँ से गया, आयरलैंड से लिया गया है, और भाग किस में है, 4 में है। और अनुच्छेद कौन सा, 36 से लेकर के 51 तक, जिसे नीति निर्देशक तत्व है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य। और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जिला न्यायालय, किसी में भी आप लोग नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है कि 7 सिस्टर राज्यों में कितने सदस्य हैं। तो देखिए पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ करके, यहाँ पे देखिए सिक्किम को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं वो 7 सिस्टर
स्टेट में आते हैं, इनको 7 बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको 7 बहनें कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग असम याद रखेंगे, असम के बाद सीधे जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद आएंगे आप लोग नागालैंड में, नागालैंड में उसके बाद आप लोग आ जाएंगे सीधे मणिपुर में, 7 सिस्टर स्टेट मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद आप लोग आ जाएंगे मिजोरम में, और मिजोरम के बाद आप लोग आ जाएंगे त्रिपुरा में। 7 हो गया, 7 त्रिपुरा नहीं हुआ, अभी मेघालय बाकी है, फिर चले जाएंगे आप लोग मेघालय में। तो ये 7 सिस्टर स्टेट कहे जाते हैं, जिसे आप लोग को याद रखना है कि 7 बहनें इन्हें कहा जाता है। और देखिए अब सभी का राजधानी आप लोग बता दीजिए। देखिए असम का राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, और फिर उसके बाद मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इन सभी का राजधानी आप लोग याद रखेंगे। यहीं सिक्किम को बताया गया, सिक्किम को छोड़ करके ये सभी राज्य आते हैं 7 सिस्टर स्टेट में, जो कि पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं। उसके अलावा सिक्किम के बारे में 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगर आपसे पूछे सिक्किम को क्या कहा जाता है, तो इसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पर्यटकों, इसको भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का इसे राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन और 35वां संविधान संशोधन ये संबंधित है सिक्किम से, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। और ये इंडियन जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे कि 7 सिस्टर राज्यों में कितने सदस्य हैं। तो देखिए इसमें 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? आपका मेघालय हो गया, पेन चेंज करें पहले, मेघालय हो गया, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी आते हैं। ये 7 बहनें इन्हें कहा जाता है। सिक्किम को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग, और बना है ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? तो ये आ चुका है हमारा साइंस का प्रश्न है। ये साइंस का प्रश्न है, किसी पदार्थ की जो मात्रा है इसको मापते हैं मोल में। किस में मापते हैं? इसको मापते हैं मोल में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किस में मापते हैं? मोल में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अब यहाँ पे कुछ संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो रहा साइंस की दृष्टि से। तो देखिए अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कुछ मात्रकों के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पे मात्रक के बारे में पूछा है तो हम लोग कुछ मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे प्रदीप्त घनत्व का मात्रक बता दीजिए। तो प्रदीप्त जो घनत्व है इसका मात्रक होता है लक्स। क्या होता है? लक्स। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक बता दीजिए, चुंबकीय, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कार्य का मात्रक बता दीजिए, कार्य का मात्रक बता दीजिए, उष्मा या फिर उष्मा का मात्रक पूछ ले, कार्य का मात्रक पूछ ले, या फिर उष्मा का मात्रक पूछ ले, या फिर पूछ ले ऊर्जा का मात्रक, तो इन सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इन सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर आपसे पूछे कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है इसका मात्रक? हेनरी। अगर आपसे पूछ ले कि आवृत्ति का मात्रक बता दीजिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है
हर्ट्ज। क्या होता है आवृत्ति का मात्रक? हर्ट्ज। अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए, तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या मात्रक होता है इसका? वेबर। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मात्रक थे वो अभी यहाँ पे बताया गया। तो आप लोग सभी मात्रकों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग को नहीं याद होता है, ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहें, क्योंकि ये सभी चीज़ों का रिवीजन भी होता है, जिससे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। मोल मात्रक, इसको मोल में मापते हैं। ठीक, इसकी प्रोसेस होता है। और अगर आपसे पूछे कि प्रदीप्त घनत्व किस में मापते हैं, तो इसको लक्स में मापते हैं। और चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला में मापते हैं। और कार्य, उष्मा, ऊर्जा तीनों को मापते हैं किसमें? जूल में। उसके अलावा स्वप्रेरण गुणांक ये हेनरी में इसको मापते हैं। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, ये है इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ाया जाएगा इस प्रश्न को। लेकिन जो है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, ये जो है बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सभी परियोजनाएं क्या हैं जो लगाए जाते हैं इस नाभिकीय परियोजना के द्वारा विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना? तो देखिए, ये जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो नाम से पता नहीं चल रहा है आप लोग को, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नाभिकीय परियोजनाओं के बारे में लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि काकरा पार, अगर आपसे पूछे कि काकरा पार परमाणु परियोजना कहाँ पे स्थित है? काकरा पार परमाणु परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछे कि कैगा परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? परियोजना का मतलब पापा की परी नहीं, परियोजना का मतलब संयंत्र, प्लांट। तो ये कहाँ पे स्थित है? कैगा परमाणु, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे कि तारापुर परमाणु परियोजना कहाँ पे स्थित है? तारापुर परमाणु परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो तारापुर जो परमाणु परियोजना स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में। और ये भारत का सबसे पहला परमाणु परियोजना था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा परमाणु परियोजना कहाँ पे स्थित है, ये बताइए। रावत भाटा परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं थी परमाणु परियोजना, जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। कुडनकुलम परमाणु परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। काकरा पार परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कैगा परियोजना कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और तारापुर परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु परियोजना है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और रावत भाटा ये जो है कहाँ पे है? राजस्थान में परमाणु परियोजना, या फिर परमाणु संयंत्र, या फिर परमाणु प्लांट, कुछ भी कह सकता है। और ये परमाणु पर इन सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत कब की थी? तो जो इसरो के मार्स ऑर्बिटल मिशन है, इसकी शुरुआत 2013 में इसरो ने की थी। अब यहाँ पे इसरो के कुछ मिशन के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सभी एग्जाम में पूछ लेता है। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में अगर आपसे पूछ ले, चंद्रयान सेकंड के बारे में अगर आपसे पूछ ले, चंद्रयान सेकंड के बारे में अगर आपसे पूछ ले, और चंद्रयान थर्ड के बारे में आपसे पूछ ले कि कब इसे छोड़ा गया था। तो देखिए, चंद्रयान पहला वाला जो ये 2008 में छोड़ा गया था इसरो के द्वारा, और ये दूसरा वाला 2019 में छोड़ा गया, तीसरा वाला जो है 2023 में छोड़ा गया। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप आया है इसरो। अगर आपसे पूछे कि इसरो के बारे में, तो इसका अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है
भारत का पहला पहला उपग्रह कौन सा था? पहला भारत का उपग्रह कौन सा था, क्या नाम था? ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। इसमें मदद किसने किया था? तो रूस के सहयोग से इसे छोड़ा गया था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत कब की थी। तो इसरो ने 2013 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, ठीक ना। और पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट नाम से छोड़ा था और 1975 में रूस की मदद से। चंद्रयान पहला वाला 2008 में इसरो ने छोड़ा। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न था। और देखिए अगला प्रश्न उबंटू क्या है। तो ये देखिए ये फिर कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका। कंप्यूटर का प्रश्न है कि उबंटू क्या है। उबंटू क्या है? तो उबंटू एक कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले इसका जवाब लिख लीजिए। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने फ़ोन में थीम यूज करते हैं, लॉन्चर यूज करते हैं, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर में होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस कहते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम शायद इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि एप्पल फोन जो होता है, एप्पल सेब वाला नहीं, एप्पल जो फोन होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसका होता है मैक OS। इसका मैक OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से विंडोज कुछ होते हैं, विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9 तो नहीं होता, 10 होता है, विंडोज 11 होता है। और विंडोज का और कुछ वर्जन है, जैसे आता है विंडोज XP आता है और फिर विंडोज विस्टा भी आता है। ये सभी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा भी आता है। ठीक जैसे हम जो जिस कंप्यूटर से आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसमें विंडोज 11 वाला है, सबसे लेटेस्ट है विंडोज 11, ये इसमें डला हुआ है। ठीक ना। इसके अलावा और भी विंडोज होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया। लिनक्स ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लिनक्स हो गया, जेनिक्स हो गया और एक होता है विंडोज लिनक्स यूनिक्स भी होता है, यूनिक्स। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे थीम होता है, लॉन्चर होता है। आपका डिवाइस जो है कंप्यूटर एक ही होगा। आप चाहें तो इसमें विंडोज 7 डलवा लें, फिर नहीं तो उसको फॉर्मेट करवा के विंडोज 8 डलवा लें, फिर नहीं तो फॉर्मेट करा के विंडोज 10, जो आपका इच्छा करे वो आप लोग चला सकते हैं। जैसे थीम होता है, थीम को डिलीट करके दूसरा थीम आप लगा लेते हैं, फिर तीसरा थीम लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझिए ऐसे ही कुछ होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो ये भी अब आ चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो आधुनिक जो वर्तमान समय DRDO लॉन्च कर रहा है या फिर कोई चीज़ बना रहा है, कोई मिसाइल, तो ये सभी पूछा जाता है। तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम उसका नाम क्या है? DRDO द्वारा जो विकसित किया गया है उसका नाम है पिनाका। क्या नाम है? पिनाका। अब कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो DRDO ने बनाया है या फिर जो हमारे रक्षा प्रणाली के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जो आपकी पृथ्वी है और धनुष है, इन सभी से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं हमारे पास, जो पृथ्वी और धनुष, ये भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब ये पूछा जाता है ये मार कैसे करती हैं? जमीन से जमीन पे मार करती है। कैसे मार करती है? जमीन से सरफेस टू सरफेस ही मार करती हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि त्रिशूल कैसे मार करता है, त्रिशूल को कैसे चलाते हैं, तो ये आपके जमीन से हवा में मार करता है। कहाँ से?
जमीन से सरफेस टू एयर होता है, जमीन से ये हवा में मार करता है। इसी तरह से और भी कुछ है, जैसे ब्रह्मोस के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको किसने बनाया था, भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया था। यहाँ पे ये भी नोट करेंगे, इसको किसने बनाया था, भारत एंड रूस दोनों एक साथ मिलकर के इसको बनाए थे। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये है, इसकी मारक क्षमता पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये 290 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चलती है। 290 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ये चलती है। ठीक ना, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, पिनाका एक डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ठीक, और पृथ्वी और धनुष ये क्या है, ये जमीन से जमीन पे मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, जो आपका जो बमर है, जो आपका विस्फोटक है, उसको लेकर के जाएगा टारगेट तक, अब उसको गिराएगा वहां पे, टारगेट वहां पे जाकर के जो आपका बम के नुमा होता है वो विस्फोट करता है वहां पे। तो बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी और धनुष। ठीक ना, ये त्रिशूल भी बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन से हवा में मार करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग तो हाथ से ही मार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है। तो हमारे यहाँ एग्जामों में कुछ टेम्पलों के बारे में भी पूछा जाता है कि फला मंदिर किस जगह पे स्थित है, तो हम लोग जरूर इसमें 2-4 मंदिरों के बारे में देखेंगे और ये आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में। तो देखिए सबरीमाला जो मंदिर है ये स्थित है भारत के केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल में। ऐसे ही कुछ मंदिर है, जैसे अगर आपसे पूछे कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर जो है ये, अगर आपसे पूछे कि सबरीमाला मंदिर ये किस भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किस भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। अयप्पा गलत लिख दिए हैं, ऐसे रहेगा, अयप्पा का मंदिर है। सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इसे क्या बोला जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछे कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को में, तो इसको 1984 में यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में इसे डाला गया। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि विष्णुपद मंदिर बता दीजिए कहाँ पे है, विष्णुपद मंदिर ये कहाँ पे, भारत के किस राज्य में है, तो ये बिहार में है, हिडन मंदिर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि कंबोडिया का मंदिर कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे कि अंकोर वाट का मंदिर का नाम है अंकोर वाट, और अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, और ये जहाँ पे स्थित है उस जगह का क्या नाम है, कंबोडिया। और ये जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, बिहार में। सूर्य मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यूनेस्को इसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर जो है ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है, तो ये नहीं वाला जो प्रश्न है ना, ये आपको बहुत ज्यादा इसमें से बझाता है। आप लोग को कम से कम उसमें 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता रहना चाहिए। तो कि मतलब हालांकि जिस जगह से ये प्रश्न लिया गया है, आपको स्मारक वगैरह के बारे में आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री तो वहां पे स्मारकों के बारे में पढ़ा आपको मिलेगा, और नहीं तो आप लोग स्टैटिक में भी यहाँ पे स्मारकों के बारे में दिया रहता है, स्टैटिक जीके में, वहां पे भी आप लोग को मिलेगा। और आप अगर
हमारे क्लास में बने रहते हैं तो यहाँ पे डेली बहुत सारे स्मारक आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि कहाँ पे है। तो देखिए अब स्मारक दिल्ली में कौन सा स्थित है, तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सही किया था वो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा था। अब बुलंद दरवाजा है कहाँ, तो बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ पे अफ्रीका का भी बच्चा जानता है कि बुलंद दरवाजा जो स्थित कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दिल्ली के कुछ स्मारक के बारे में यहाँ पे नोट कर लेंगे, नहीं तो एग्जामिनर यहाँ पे बुरा मान जाएगा कि ये लोग अलग ही पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए दिल्ली के कुछ स्मारक, अलाई दरवाजा अगर आपसे पूछ ले, अलाई दरवाजा ये कहाँ पे है, दिल्ली में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। हौज खास कहाँ पे स्थित है, हौज खास कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, इंडिया गेट बच्चा मतलब शुरू में पढ़ने जाता है तभी उसको बता दिया जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, बाबू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा और अगर आपसे पूछे कि लाल किला कहाँ पे स्थित है, ये सभी बेसिक प्रश्न है जो आपको बताया जा रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एक सफदर जंग का, अगर आपसे पूछे सफदर जंग का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित स्मारक हैं जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है, तो बुलंद दरवाजा ऑप्शन में सही था। प्रश्न को मारिए गोली, हम लोग जो प्रश्न यहाँ पे अलग प्रश्न जो पढ़ते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए स्थित कहाँ पे, देखिए दरवाजा जो है बुलंद दरवाजा फतेहपुर आगरा में स्थित है। आगरा इसको अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के दौरान। अगला प्रश्न की दिल्ली में कौन कौन सी चीजें स्थित है, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। उसके अलावा लाल किला दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, हौज खास दिल्ली में, सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा अगला प्रश्न की कह रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया। किसे दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो दिया गया है गुलजार को और दूसरे हैं आपके जो जगत गुरु हैं उनको दिया गया। किसको, जगत गुरु को दिया गया। तो ये 2 लोगों को ये 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसे 2023 में दिया गया। अगर आपसे पूछे कि 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, या फिर आपसे पूछे कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था दामोदर मौजे को दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सी स्टैटिक प्रश्न देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को कब शुरू किया गया, तो 1956 से इसे दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है, कुल 23 भाषा में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 23 भाषा में, जिसमें 22 भाषा हैं जो आपके संविधान की भाषा है और एक आपकी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी, इसमें दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्या इसको मरणोपरांत दिया जाता है, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या मरणोपरांत किसी को दिया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि नहीं, इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अगर आपसे पूछे कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्या पता पूरा रामायण खत्म हो जाए, आप पूछो कि सीता किसकी पत्नी है। तो ये है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जिस तरह से पहला प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से पहला किसे दिया गया, पहले चढ़ने वाले कौन थे, पहले उतरने वाले कौन थे, तो ये सभी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले जी शंकर क्रूप को दिया गया था। ठीक,
जिस तरह से हमने बताया कि पहला हमारा उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। इसी तरह से इंपॉर्टेंट होता है भाई, पहला हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये है आपके 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो वो गुलजार और जगत गुरु को सम्मानित किया गया था। 2023 में दिया गया, और 2022 वाला जो है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को दिया गया। अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरू कब हुआ, तो 1956 में शुरू हुआ। कितनी भाषा में, 23 भाषा में, जिसमें से 22 भाषा जो आपके संविधान में है और एक और भाषा जो अंग्रेजी है। और मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद इसे नहीं दिया जाता। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। अगला प्रश्न है कि फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ गया। हमारे एग्जाम में पूर्ण रूप भी पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। शॉर्ट नेम भी पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, URL, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है कि URL का मतलब क्या है। तो आप लोग को अगर नहीं आप लोग को पता है तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिफॉर्म गलत हो गया क्या, तो यहां पे देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसी तरह से कुछ और हमारे एग्जाम में जो पूछे जाने की संभावना है वो हम लोग देख लेते हैं। CPU का क्या है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU, तो यहाँ पे CPU के दो पार्ट होते हैं, एक ALU होता है कि और एक LU होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है आरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ALU का भी एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे WWW का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको आपको याद भी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगला आपको अगर लैन पूछ ली, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो इतनी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे। जो इससे मिलता जुलता फुल फॉर्म था हमने बताया। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, या फिर लॉजिकल यूनिट भी कहीं कहीं मिल जाएगा। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये फेमस नारा है, ये किसका है, तो ये है आपके बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। अब हम लोग कुछ नाराओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे महापुरुषों के द्वारा लगाया गया। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था। किसने, भगत सिंह ने दिया था। अगर आपसे पूछ ले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नारा किसने लगाया था, तो ये नारा लगाए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन लगाए थे, सुभाष चंद्र बोस। अगला अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था, पूर्ण स्वराज का नारा, या फिर अगर आपसे पूछे कि आराम हराम है का नारा किसने लगाया था, तो ये लगाए थे PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है करो या मरो का नारा किसने लगाया था, करो या मरो का नारा किसने लगाया था, तो महात्मा गांधी जी ने लगाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नमक मार्च के लिए प्रसिद्ध डांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो ये नमक जो आंदोलन, कहाँ गया, नमक मार्च जो यहाँ पे था
ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जान लीजिए जैसे सब्जी के लिए नमक इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे एग्जाम के लिए डांडी मार्च इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये किस जिले में है, नवसारी जिले। यहाँ से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं अभी हम बताते हैं आपको। तो देखिए गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है डांडी, ये आप लोग ध्यान रखें। नमक मार्च के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। यात्रा कब शुरू किए थे गांधी जी, ये दांडी यात्रा या फिर नमक मार्च इसे बोला जाता है, इसको दांडी यात्रा भी बोला जाता है। तो ये कब शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किए थे गांधी जी 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल 1930 लिखिए। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे ये किसने शुरू किया था, तो ये भी आप लोग अगर आपसे पूछे कि दांडी यात्रा किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। किसने, महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे। और अगर आपसे पूछे कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, तो साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ थी, का साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी थी। और ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर आपसे पूछे कि कुल दूरी कितने किलोमीटर है, तो मील में भी पूछी जाती है। जो बच्चे किलोमीटर में याद करके जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मील में 241 मील, अगर किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर था, 385 किलोमीटर। और ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को इस यात्रा को करने में कितना समय लगा था। अगर कितने दिन पूछे तो 24 दिन की यात्रा थी। अगर आपसे पूछे कि मतलब कितने अनुयायी थे इनके साथ, यानी फॉलोवर इनके कितने थे, कितने लोग इनके साथ गए थे, तो 79 आप लोग टोटल याद रखेंगे। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दांडी मार्च के लिए प्रसिद्ध दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो ये नवसारी जिले में है। किस जिले में है, नवसारी जिले में। यात्रा कब थी, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया था। और टोटल 241 किलोमीटर, 241 मील, 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर और 24 दिन का यात्रा था। और 79 अनुयायी गांधी जी के साथ गए थे। ठीक, ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किन दो बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया, तो देखिए विजया बैंक और देना बैंक को इसमें मिलाया गया था। किस बैंक को, विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया गया था। आइए चलिए कुछ बैंकों का विलय हुआ था, सभी बैंकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि देखिए इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ था, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ था, तो ये हुआ था इंडियन बैंक में। किस बैंक में, इंडियन बैंक में। ठीक, जिनका खाता इलाहाबाद बैंक में है वो इंडियन बैंक में भी जा सकते हैं, और जिनका खाता इंडियन बैंक में है वो इलाहाबाद बैंक में भी जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि आंध्रा बैंक और फिर कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय किस में हुआ था, तो आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक इनका विलय हुआ था यूनियन बैंक में। किस में, यूनियन बैंक में इनका विलय हुआ था। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ था, सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ था, तो इसका विलय हुआ था केनरा बैंक में। किस में हुआ था, केनरा बैंक में। तो ये इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक कितने हैं, टोटल 12 सार्वजनिक बैंक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि तो इसका रिवीजन करेंगे कि किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया, तो विजया बैंक और देना बैंक आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। इलाहाबाद बैंक इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का विलय आपस में हुआ। आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मिला दिया गया, और सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक भी आपस में मिले थे। अगला ये इकोनॉमी का प्रश्न है, ये इकोनॉमी है और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आपका जो नमक सत्याग्रह है मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। और सहजीवी संबंध ये आपके साइंस का प्रश्न है। तो यहाँ पे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो रहा है। देखिए कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो काई जिसे आप लोग
लाइकेन, लाइकेन जिसे आप लोग काई कहते हैं, काई, जहाँ पानी वाला एरिया होता है वहां पे जमा होता है। तो ये लाइकेन जो होता है सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ठीक। और ये पर्यावरण प्रदूषण को भी पर्यावरण प्रदूषण का पता भी लगाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहते हैं लाइकेन को, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कवक और शैवाल के बीच में कड़ी। कवक का अध्ययन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और जो कवक होते हैं ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी कवक होते हैं। और शैवाल का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है फाइकोलॉजी। एग्जाम में ये भी बातें पूछी जाती हैं, फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। जो इसके ये जो होते हैं शैवाल स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। तो ये इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है, जिसे लाइकेन भी बोलते हैं। ये प्रदूषण का पता भी लगाता है। ये कवक और शैवालों के बीच की कड़ी होती है लाइकेन। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और ये स्वपोषी होते हैं शैवाल, और कवक जो होते हैं परजीवी होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इसमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 स्थलावरुद्ध देश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थलावरुद्ध देश, जो ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। और यहाँ से हम लोग फिर वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में प्रश्न पढ़ने वाले हैं और फिर जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका से कुछ गिने चुने प्रश्न ले आएंगे जो एग्जाम में ज्यादा छपते हैं। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थलावरुद्ध देश हैं, मात्र 2 हैं। इसके अलावा कोई स्थलावरुद्ध देश नहीं है। एक है आपका बोलाविया और एक है आपका पराग्वे। ये यहाँ पे 2 स्थलावरुद्ध देश हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश कौन सा है? तो बोलाविया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बोलीविया भी आपसे कहीं कहीं मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व में स्थलावरुद्ध देशों की बात करें, अगर विश्व में स्थलावरुद्ध देशों की बात करें तो ये 45 देश है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश कौन सा है, सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश कौन सा है विश्व में, तो वो है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान, जो एशिया में पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। अब यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आ ही गया है, तो दक्षिणी अमेरिका से कुछ पॉइंट बटोर लेते हैं। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका से क्या क्या है आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी अमेरिका के जो वर्षा वन है उनको कहा जाता है सेलवास। क्या कहा जाता है? सेलवास। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो है अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अभी उसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और बात करते हैं अमेजन के बारे में। यहाँ पे नदियों के बारे में लोग देख रहे थे ना। अगर अमेजन की बात करें, सॉरी ऐसे नहीं, बढ़िया से, अगर बड़ी नदी की बात करें, बड़ी नदी, तो हो जाएगी आपकी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन, जिसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसी वजह से इसको बड़ी नदी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले, तो ये नील नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? नील, जो कि अफ्रीका में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र छोटा है। इस वजह से सबसे बड़ी नदी किसे बोला जाता है? अमेजन नदी को बोला जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि इनमें से दक्षिणी अमेरिका के कौन से 2 स्थलावरुद्ध देश हैं। तो बोलीविया और पराग्वे दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थलावरुद्ध देश हैं। जिसमें से अगर पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है हमारा पराग्वे। अब बात करते हैं, सॉरी वो है बोलाविया। अगर आपसे पूछे कि विश्व में स्थलावरुद्ध देश कुल कितने हैं, तो 45 हैं। सबसे बड़ा स्थलावरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान, एशिया में पड़ता है।
और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो नील नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी 6400 किलोमीटर लंबाई और 6650 किलोमीटर लंबाई नील नदी की है। और दक्षिणी अमेरिका के बारे में थोड़ी सी पॉइंट अगर आपसे पूछे, यहाँ पे वर्षा वन को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। विश्व का फेफड़ा भी अमेजन वर्षा वनों को कहते हैं। सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। उसके बाद सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिका का वो है ब्राजील। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक के सदस्य ये नहीं वाला जो प्रश्न है तभी आप कह पाएंगे जब आपको मिलेगा कि कौन कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो बिम्स्टेक के सदस्य देखिए कौन कौन से देश हैं। आपका भारत तो है ही है, भारत हो गया, आपका नेपाल हो गया, नेपाल भारत। उसके बाद आपका बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद आपका भूटान हो गया, भूटान हो गया। म्यांमार भी है, म्यांमार है। थाईलैंड है, थाईलैंड। और आपका एक और है श्रीलंका, श्रीलंका। तो ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि इनकी जो है स्थापना, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 1997 में। अगर आपसे पूछे कि इनका सचिवालय कहाँ पे है, बिम्स्टेक का सचिवालय, तो इनका जो सचिवालय है वो आपके बांग्लादेश के ढाका में। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो भी ढाका है। ठीक। सबसे ज्यादा भारत से सीमा कौन सा देश बनाता है? तो भी बांग्लादेश। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो कोई भी देश आप लोग, इसके अलावा आप लोग कोई भी देश लिख दीजिए, वो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कौन कौन से देश सदस्य हैं? म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, सचिवालय ढाका में है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? कुछ समाज और उनके संस्थापक कहाँ पे स्थापना की गई, कब स्थापना की गई, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे प्रार्थना समाज के बारे में पूछा गया तो प्रार्थना समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। इसकी स्थापना इन्होंने 1867 में किया था। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना? मुंबई में। कहाँ पे स्थापना? मुंबई में की गई थी। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके समाज जो श्रीधर नायडू थे, श्रीधरन नायडू भी कहीं पे मिलता है, श्रीधर नायडू थे। इसकी जो इन्होंने स्थापना की थी वो 1864 में किया था। कब? 1864 में। अगर आपसे पूछे कहाँ पे? मद्रास में। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने प्रेरणा किससे ली थी, तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने प्रेरणा किससे ली थी। तो ये लेते हैं केशव चंद्र से, केशव चंद्र से इन्होंने प्रेरणा ली थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? अगर आपसे पूछे, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, आर्य समाज की अगर आपसे पूछे किसने स्थापना किया था तो ये किए थे दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है तो आत्माराम पांडुरंग, 1867 मुंबई में इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि वेद समाज के संस्थापक कौन है तो श्रीधर नायडू हैं, 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने प्रेरणा किससे ली थी? केशव चंद्र से। अगर आर्य समाज की स्थापना पूछे तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये 1875 में। कब? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, आप कोई भी एग्जाम दे, आपको एक दिवस से प्रश्न जरूर मिलेगा जिसको आप लोग को याद रखना होगा। एक पुस्तक से प्रश्न मिलेगा जिसको आपको याद होगा। आइए कुछ दिवसों के बारे में और कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि योग दिवस कब मनाते हैं तो 21 जून को दिन, 21 जून के दिन यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य होता है, इस वजह से यहाँ पे योग दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं तो ये हम लोग मनाते हैं 23 जून के दिन। कब मनाते हैं? 23 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीकरण
मरुस्थलीय करण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 17 जून के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस, तो 4 और लिखिए यहाँ पे। विश्व दुग्ध दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो ये 1 जून के दिन मनाते हैं। एक और लिखिए, अगर आपसे पूछे कि रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 14 जून के दिन मनाते हैं। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी कॉपी में नोट करेंगे। इसमें से आप कोई भी बता नहीं सकते, चैलेंज दे रहे हैं कि इसमें से आप कोई नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, या फिर आप कोई भी नहीं बता सकते कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन। योग दिवस 21 जून के दिन। ओलंपिक दिवस 23 जून के दिन। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून के दिन। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून के दिन। और रक्तदाता दिवस 14 जून के दिन मनाया जाता है। क्लास को शेयर करें। रजत रंगनी की लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। कल्हड़ है, पहले इनका नाम सही से लिख दे। कल्हड़ रजत रंगनी के लेखक हैं। और भी ढेर सारे पुस्तक हैं, मतलब 5-6 ही रहेंगे, उससे ज्यादा क्या। गीत गोविंद पूछ ले। गीत गोविंद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक है आपका रति मंजरी। गीत गोविंद और रति मंजरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। उसके अलावा गीत गोविंद हो गया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे, अगर आपसे पूछे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। कौन है? चंद्र बरदाई इसके लेखक हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो है आपके शूद्रक। कौन है? शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक अगर आपसे पूछे कौन है, तो इसके लेखक है बाणभट्ट। बुद्ध चरित्र के अश्वघोष हैं भाई। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर सागर के लेखक कौन है, सूर सागर के लेखक कौन है, तो वो है आपके सूरदास। कौन है? सूरदास। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। रजत रंगनी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। गीत गोविंद के लेखक रति मंजरी के लेखक कौन है? जयदेव हैं। अगर पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं। मृच्छकटिकम लेखक शूद्रक हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। सूर सागर के लेखक कौन है? सूरदास हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये पॉलिटी आ चुका है और मेरा फेवरेट है। पॉलिटी मेरा फेवरेट है। लोकसभा की जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है। कैसे 552 होती है? आइए देखिए, अभी हल्ला मत करिए। देखिए, अगर राज्य की बात करें तो राज्य से इसमें 530 से सीट आती है। और संघ राज्य से आप लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यहाँ से कितने सीटें हैं? इसमें यहाँ से 20 सीटें हैं। और जो आपके 2 एंग्लो इंडियन थे, जो आपका 2 एंग्लो इंडियन का जो सीट था, एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था, वो किया गया था इसमें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? याद नहीं याद? 104वां संविधान संशोधन 2020 है। 2020 में क्या किया गया? जो आपके 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, मनोनयन जो मनोनीत किए जाते थे, उसको क्या किया गया? उस सीट को समाप्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लोकसभा के बारे में बात करें, लोकसभा को, इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं, संसद का निम्न सदन बोलते हैं, और इसको अस्थायी सदस्य बोलते हैं, क्यों सदन बोलते हैं? क्योंकि ये कभी भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को, यही राज्यसभा को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। इसको द्वितीय सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन बोला जाता है।
और इसको बोला जाता है, द्वितीय सदन हो गया, उच्च सदन, इसको अस्थाई सदन बोला जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, ठीक ना। इसके जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर, सॉरी इस सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, नहीं हमको नहीं पता है। चलिए इसका लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 होती है। कितनी होती है? 552 होती है। और इस जिसमें राज्य में कितने आते हैं? 30। अधिकतम संख्या 552 है, ठीक ना। और संघ राज्य से यहाँ पे 20 आते हैं और राज्य से 530। एंग्लो इंडियन जो 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा मनोनयन है, उसको दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। लोकसभा प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन बोलते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक। कार्यकाल 5 वर्ष का। और राज्यसभा की जो नाम है इसको उच्च सदन बोलते हैं। संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। पहला वाला जो है 1526 में, डेट ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो है 1556 में। और तीसरा वाला जो पानीपत का युद्ध है इसको लड़ा गया था 1761। इसको लड़ा गया था 1761। और दूसरा वाला तो पानीपत का जो युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो अभी हमने बताया कि ये 1556 में लड़ा गया था। 1556 में लड़ा गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए पहले और दूसरे वाले पे चर्चा कर लेते हैं। पहला वाला जो अगर ये है, पहला वाला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। इसमें लड़ा गया था इब्राहिम लोदी, इसमें था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर था, जो बाबर को युद्ध क्षेत्र में, इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में बाबर ने पराजित कर दिया था और वहां पे इसकी मृत्यु भी हो गई थी इब्राहिम लोदी की। तो इसमें विजयी कौन होता है? बाबर। और जो पानीपत का तीसरा वाला जो युद्ध है वो 1761 में हुआ था। कौन कौन लोग इसमें भिड़ंत किए थे? तो इसमें थे आपके कौन कौन लोग थे? हाँ, मराठा था, मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था। मराठा और अफगान सैनिकों के बीच में लड़ा गया था। मराठा के तरफ से जो नेतृत्व किए थे वो सदाशिव राव भाऊ थे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सदाशिव राव भाऊ थे। और अफगानों की तरफ से कौन थे? वो था आपका अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली था, ठीक। तो ये था आपका पानीपत का युद्ध, ठीक। और ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध है इसमें अकबर विजयी हुए थे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे तीनों युद्ध आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों युद्ध एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके किसके बीच में लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए। ये पॉइंट बढ़िया है, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न, मेडुअल हिस्ट्री का प्रश्न है। अगला प्रश्न कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। और 3 युद्ध लड़े गए पानीपत में। पहला वाला 1526, दूसरा वाला 1556, तीसरा वाला 1761 में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध पहला वाला था 1526 में, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। तीसरा वाला 1761 मराठा और अफगान सैनिकों के बीच में लड़ा गया था। मराठा का नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राव भाऊ और अफगानों का नेतृत्व था अहमद शाह अब्दाली के हाथ में। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। आइए देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका है, जो सबका बाप है। उसके बाद है आपका चीन, और तीसरे नंबर पे है आपका फिर फ्रांस हो गया। कोई नंबरिंग नहीं है, ऐसे ही है। फ्रांस हो गया, उसके बाद रूस, आप लोग ध्यान रखेंगे रूस। एक है आपका ब्रिटेन। तो ये सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। और इन पहले सुरक्षा परिषद को हम लोग समझते हैं। जो हम लोग का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, अगर आपसे पूछे कि इनमें कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल 15 हैं, जिसमें से अस्थायी कितने हैं जो हमने बताया वो हैं अस्थायी सदस्य 5। इनके पास वीटो पावर है। कौन सा पावर? वीटो पावर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? ये कभी हटाए जा सकते हैं और अस्थायी सदस्य कभी हटाए नहीं जा सकते, ठीक। 10 हैं। और इनके पास कौन सा पावर है? कोई पावर नहीं है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये है आपके हिस्ट्री से प्रश्न है।
तो देखिए, खालसा पंथ की जो स्थापना सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया था। गुरु गोविंद सिंह इन्होंने किया था। अब कब किए थे? तो ये 1699 नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 1699 में। हाँ, 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, और सिखों के ये 10वें गुरु थे। ठीक, इसके बाद सिखों में कोई गुरु नहीं हुए। और अगर गुरु मतलब सिखों के पहले गुरु के बारे में अगर पूछे कि कौन थे, तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक थे, सिखों के पहले गुरु थे, जो सिख धर्म की स्थापना भी करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो नहीं कुछ। अगर आपसे पूछे कि वो गुरु गोविंद सिंह आपके आदि ग्रंथ जो है, अगर आदि ग्रंथ के बारे में पूछे कि किसने लिखा था, ये कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आदि ग्रंथ के बारे में पूछे किसने लिखा था, तो गुरु सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या किसने कराई थी, ये आप लोग बता सकते हैं। और गुरुमुखी लिपि किसने शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि ये किसने शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी जो लिपि थी, ये सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव ने शुरुआत की था। किसने? गुरु अंगद देव शुरुआत किए थे। ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। तो ये सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किए थे, और ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। और सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक थे, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था, और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास में आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और आप लोग तब तक पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।